प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस नए वीडियो में महाकवि बिहारी लाल के बारे में आगे कुछ वीडियोस में लंबी चर्चा करेंगे। महाकवि बिहारी आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के, इसलिए महत्वपूर्ण कवि हैं और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। महाकवि बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। उन्होंने भक्ति के, नीति के दोहे लिखे हैं और उनका काव्य मुख्य रूप से उनकी सतसई जो है वो हिंदी साहित्य जगत की अनुपम धरोहर है। अपनी इस पुस्तक में बिहारी सतसई में उन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार के विभिन्न छोटे छोटे दोहे लिखे हैं, जिनका हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी अपने छोटे छोटे दोहों में उन्होंने गंभीर अर्थ से परिपूर्ण भावों की रचना की है। छोटे दोहे देखने में छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है, उनमें छिपे हुए जो भाव हैं वो गहन और गंभीर हैं। ऐसे बिहारी लाल जी की काव्य का संपूर्ण परिचय, उनके काव्य की विशेषताएं हम आगे के इस वीडियो में भी और आगे के कई वीडियोस में उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। चलिए हम बिहारी जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं श्रृंगार संबंधी मुक्तक काव्यधारा में बिहारी का स्थान। श्रृंगार रस अन्य सभी रसों की अपेक्षा कहीं अधिक मधुर, मार्मिक और आकर्षक होता है। साहित्य के क्षेत्र में इसे रसराज की उपाधि से विभूषित किया गया है, क्योंकि यही एक ऐसा रस है जिसमें अधिकांश मनोभावों का वर्णन होता है तथा इसके स्थायी भाव रति का इतना व्यापक और विशद क्षेत्र है कि विश्व का कोई भी पदार्थ इसके आकर्षक सूत्र से बचा ही नहीं है। श्रृंगार संबंधी मुक्तक काव्यधारा का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुक्तक काव्य का श्री गणेश ऋग्वेद से हुआ। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित स्वतंत्र सूक्त मिलते हैं, जो मुक्तक काव्य की आरंभिक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद की यही मुक्तक परंपरा संस्कृत एवं प्राकृत के अंतर्गत दिखाई देती है। मुक्तक काव्य वह काव्य है जो पूर्वापर, निरपेक्ष एवं स्वतः पर्यवसित पद्य तक सीमित हो, यानी उसके पदों में अपने पूर्व के पद और बाद के पद से कोई संबंध नहीं होता। हर पद अपने आप में स्वतंत्र रचना होता है। आचार्य शुक्ल जी ने भी लिखा है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, जिससे कथा प्रसंग में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसकी किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार से सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी मुक्तक काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप यदि कहीं प्रस्फुटित हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। वास्तव में भारतीय मुक्तक काव्य के अंतर्गत ऐसे ऐसे रमणीय भावों की योजना होती है जिनका अनुशीलन करने पर हृदय मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
जहाँ तक भारतीय मुक्तक काव्य की श्रृंगार संबंधी रचनाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम स्थान हाल ही रचित गाथा सप्तशती का है। इसकी रचना ईसा के 2वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। तदंतर अमरूक शतक आता है। इस शतक में भी श्रृंगार मुक्तक संबंधी काव्यधारा को अग्रसर करने में पर्याप्त योगदान दिया। इसके पश्चात गोवर्धन कृत आर्य सप्तशती आती है, जिसका हिंदी की श्रृंगार संबंधी मुक्तक रचनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। श्रृंगार एवं प्रेम संबंधी मुक्तक काव्यधारा को आगे बढ़ाने में संस्कृत के श्रृंगार तिलक, घटाकरपरी, भर्तहरि कृत श्रृंगार शतक, बिल्लण कृत चौर पंचशिका आदि ने पर्याप्त सहायता दी। इसके उपरांत जयदेव कृत गीत गोविंद ने भी श्रृंगार संबंधी मुक्तक काव्यधारा को प्रवाहित करने में सराहनीय काम किया। क्योंकि श्रृंगार मुक्तकों के अंतर्गत इंद्रिय श्रृंगारिकता का विशेष प्राधान्य था, वह गीत गोविंद के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में मिलती है तथा इसी से प्रभावित होकर विद्यापति ने अपनी मुक्तक पदों की रचना की है। मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों में हमें हिंदी के श्रृंगार मुक्तक की स्वच्छंद काव्यधारा के दर्शन होते हैं, क्योंकि विद्यापति ने राधा कृष्ण के श्रृंगारिक चेष्टाओं का जो मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, उसमें हिंदी की रीतिकालीन श्रृंगारिक परंपरा के तत्व विद्यमान हैं। विद्यापति के बाद सूर के मुक्तक पदों में भी रीतिबद्ध श्रृंगार चित्र पर्याप्त मात्रा में अंकित हुए हैं। विद्यापति की भांति सूर ने भी राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं, हावों भावों आदि का अलौकिक वर्णन किया है। इसी तरह अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने भी श्रृंगार का वर्णन किया है। इन भक्त कवियों के श्रृंगार वर्णन भले ही अलौकिकता से युक्त न हों, किंतु लौकिक जीवों पर उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को भक्तों ने बहुत ऊपर चढ़ा दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ाति गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजन बनाया, उसको लेकर आगे की कवियों ने श्रृंगार की उत्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि सूर की श्रृंगार भावना से प्रभावित होकर कुछ राम भक्त कवियों ने भी पति पत्नी भाव की प्रधान का चित्रण करते हुए राज संबंधी श्रृंगारिक मुक्तकों की रचना की। इनमें श्री रामचरण दास प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने कौशल खंड में राम की रासलीला, बिहार आदि के अनेक श्रृंगारपूर्ण अश्लील वृत्तों की कल्पना की है। जब हम मुक्तक काव्य की परंपरा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भक्ति काल के उपरांत रीति काल के आते आते श्रृंगार मुक्तों का प्राधान्य हो गया था। इस युग में रीतिबद्ध और रीति अनुसार कवि काव्यांगों के लक्षणों और उदाहरणों सहित अपने श्रृंगार संबंधी मुक्तकों की रचना करने लगे, जिसमें नायिका भेद, संयोग, वियोग वर्णन, ऋतु वर्णन, रति स्थायी भाव के साथ साथ श्रृंगार के आलंबन और उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि का निरूपण अनूठे ढंग से किया जाने लगा। इन रीत्यानुसारी श्रृंगार मुक्तक लिखने वालों में सर्वप्रथम बिहारी आते हैं। रीतिकालीन श्रृंगार रस के मुक्तक ग्रंथों में बिहारी सस्सई सबसे अधिक लोकप्रिय है। इन 700 दोहों के आधार पर जितनी ख्याति बिहारी को प्राप्त हुई, उतनी अन्य किसी कवि को प्राप्त नहीं हुई। बिहारी सस्सई की हिंदी, संस्कृत, फारसी, गुजराती, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में टीकाएँ लिखी गई। आज तक लगभग 50 से अधिक टीकाएँ हिंदी में केवल इसी ग्रंथ पर मिलती हैं। बिहारी के अतिरिक्त श्रृंगार मुक्तकों की परंपरा में बेनी, मतीराम, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, रसनिधि, देव, श्रीपति, रसलीन, बेनी प्रवीण, पद्माकर आदि कवि
आते हैं, परंतु श्रृंगार रस के निरूपण में जो सफलता बिहारी को मिली वह किसी अन्य को प्राप्त नहीं हुई। इसका मुख्य कारण ये है कि काव्य रीति का पूर्णतया पालन करते हुए मानव प्रकृति के कोमल मनोभावों का वर्णन जितनी कुशलता और रसात्मकता के साथ बिहारी ने किया है, उतना आज तक कोई कभी नहीं कर सकता। तुलसी के रामचरितमानस के बाद बिहारी सस्सई ही ऐसी रचना है जिसने अपनी रसात्मक, कलात्मक लाक्षणिकता आदि के कारण हिंदी प्रेमियों का हृदय सबसे अधिक अपनी ओर आकृष्ट किया है। बिहारी ने बड़ी निपुणता के साथ बाह्य एवं अंतरंग स्वभाव का निरूपण करते हुए नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, हाव भाव आदि श्रृंगार के विषयों का मर्मस्पर्शी निरूपण किया है। अब हम आगे के वीडियो में सस्सई की परंपरा में बिहारी सस्सई का स्थान निर्धारित करेंगे।